नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने दावों पर, अपनी कार्य प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। इन्हीं कुछ मुद्दों पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं शिवसेना से प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव वर्मा जी। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है। काफ़ी समय से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो मनीष गुप्ता हत्याकांड हो या लखीमपुर में हाल ही में जो हादसा हुआ है। उसी के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो योगी सरकार हमेशा से दावा करती आई है कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था पर बहुत काम होता है। तो क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था सख्त है उत्तर प्रदेश की? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हर तरीके से चुस्त और दुरुस्त है, वो तो मनीष गुप्ता हत्याकांड में भी दिख रहा है कि सभी 6 आरोपी जो पुलिस वाले हैं वो फरार हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। दूसरा आप ले लेंगे लखीमपुर में जो कांड हुआ, जो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उनके पुत्र और उनके काफिले में जो चल रही गाड़ियाँ किसानों के ऊपर चढ़ा दी जाती हैं और अरेस्टिंग नहीं होती है और गृह राज्य मंत्री आज भी अपने पद पर बरकरार हैं। तो कानून व्यवस्था तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से कह रही है बिल्कुल अच्छी चल रही है। अभी तक गृह राज्य मंत्री का क्यों नहीं बर्खास्तगी की गई है? दूसरी तरफ आप लीजिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये कह रहे हैं कि जनमानस सुरक्षित है, ना साधु सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं। हाथरस कांड हुआ, हत्या के नाम पर आप ले लीजिए हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी जो कि हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी घर में आके गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। महंत नरेंद्र गिरि जी की भी जो हत्या हो जाती है उसको भी भारतीय जनता पार्टी आत्महत्या में बिल्कुल तब्दील करने पर लगी हुई है। जी, तो जब महंत नरेंद्र गिरि की हत्या हुई थी उसके बाद आपने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा आरोप लगाया था कि इसमें राजनीतिक साजिशें हैं और अखाड़ा परिषद का भी यही मानना है कि इसमें मतलब आत्महत्या नहीं है, इसको हत्या का नाम दिया गया है। लेकिन सरकार ने उसके बावजूद ये कहा है कि ये आत्महत्या है। तो उस पर आपका क्या कहना है? सरकार किसी भी तरीके से निष्पक्ष जांच कराने के आश्वासन में नहीं है। महंत नरेंद्र गिरि जी ने जब पाल घर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी तभी महंत नरेंद्र गिरि जी ने सभी अखाड़ों का आह्वान किया था कि पाल घर चलें, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और एक मुद्दा ये भी है, जो 1600 करोड़ रुपए का राम मंदिर वाला घोटाला है, उसको लेकर भी महंत नरेंद्र गिरि जी जो है मीडिया में बने हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दबाने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकती है। नरेंद्र गिरि जी की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। और मैं ये भी कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा ध्यान दें और जो भी हत्या हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच करवाएं। राम मंदिर अब स्थापित हो रहा है, वो मुक्ति मिल गई है उसको, यही आंदोलन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका मानना है कि ये काशी मथुरा तक अब ये आंदोलन पहुंचने वाला है, तो उस पर क्या तैयारियां हैं? और इसको देख के आपको नहीं लगता, जैसे आप बोल रहे हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, तो क्या आपका ये कदम हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती तो है वो हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हजारों कार सेवकों के बलिदान के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो राम मंदिर के पक्ष में आया, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने सर माथे ले लिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते राम मंदिर का फैसला आया है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। मैं इसको नहीं मानता हूं। जो भी कार सेवक उसमें शहीद हुए हैं, मैं शिवसेना से उपाध्यक्ष हूं, बाला साहब ठाकरे और शिवसैनिकों का भी जो उसमें अहम भूमिका थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको सबको दरकिनार कर दिया। कमलेश तिवारी जो पक्षकार थे उनकी हत्या हो जाती है राम मंदिर का फैसला आने से पहले, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम मंदिर के फैसले आने में उनके परिवार को या उनके द्वारा हिंदू महासभा जो कि राम मंदिर का उसने हमेशा मुकदमा लड़ा, उनको भी नहीं बुलाया।
लेकिन हम ये एक गनीमत मानेंगे कि उन्होंने कोठारी बंधुओं के माँ को बुलाया। हर राजनीतिक दल पे कोई ना कोई सवाल उठते हैं। अब जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो शिवसेना की क्या तैयारी है? आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो आपके हिसाब से आपकी पार्टी की क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं या क्या रणनीति होने वाली है चुनाव के लिए? मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और मैं लखनऊ से ही मध्य विधानसभा से प्रत्याशी भी हूं। हमारे प्रदेश के जो प्रमुख हैं ठाकुर अनिल सिंह जी, उनके नेतृत्व में शिवसेना में अधिक से अधिक सीटों पर लड़ाने का हम लोगों ने संकल्प किया है और उनके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे। और महाराष्ट्र सरकार से और जो शीर्ष नेतृत्व से हम लोग को जो फैसला दिया जाएगा, हम लोग उस पर आगे कार्य करेंगे। किसी तरीके के गठबंधन की कोई योजना है अभी तक? इसके लिए शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव किस तरीके से और किस प्रकार से हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो कार्य हो रहे हैं या जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें कानून व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए और उनकी क्या रणनीति रहने वाली है 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।